जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्वलस लिमिटेड का एक इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखते हैं कि मार्वलस लिमिटेड का क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्वलस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। ये हमारा ईयर एंड है। ईयर एंड जब जून होता है ना, तो फिर हमें काफी डेट्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। हमें याद रखना है कि जून जो ईयर एंड है, ये हमारा ईयर एंड है, तो इसको हम लोग बेसिकली 2017 का ईयर कहेंगे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देखते हैं। वर्क आउट द करेक्ट बैलेंस ऑफ पीपी रिटेन अर्निंग्स। पीपी का करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना है भैया, रिटेन अर्निंग्स का करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 2016 एंड 2017। ठीक है जी, एरर का क्वेश्चन होगा। इंफॉर्मेशन देखते हैं 2016 और 17 की, यानी कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 700 और 612, रिटेन अर्निंग 275 240, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट फॉर द ईयर इसने बताया हुआ 65 का और 85 का। अच्छा, एरर्स बताते हैं। द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। It was identified that ML has incorrectly charged 36.75 million as maintenance expenses incurred on installation of plant. प्लांट की इंस्टॉलेशन के ऊपर इन्होंने कुछ खर्चा किया था, जिसको इन्होंने मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया है। हमने ये देखा है, हमें पता है कि एसेट की कॉस्ट के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल होते हैं। वो तमाम कॉस्ट जो उसको इंस्टॉल करने के लिए लगी है, वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगी। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया कि इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जुलाई 2014, यानी कि 2014 के स्टार्ट में ही प्लांट जो था वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया था। अवेलेबल फॉर यूज से क्या मुराद होती है? हम कहते हैं कि जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसकी डेप्रिसिएशन उस डेट से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इस एसेट की डेप्रिसिएशन जो है वो 2015 के अंदर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अब 1 जुलाई 2014 का ये मतलब है कि 1 जुलाई 2014 इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2015। तो 2015 के अंदर, यानी कि 2017 और 16 हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, 2015 के अंदर ये बिल्कुल साल के शुरू में एसेट हमारा इंस्टॉल हुआ था, और पूरे साल जो है वो ये एसेट हमारे पास इस्तेमाल में रहा है। ये जो 1 जुलाई 2014 है, इसका मतलब ये है कि 2015 के साल में, देखे ना, हम लोग कहते हैं कि जी 1 जुलाई 2014 से लेकर 30 जून 2015, एक साल ये होगा, इसे हम ईयर 2015 कह सकते हैं। इसी तरह से 1 जुलाई 2015 से लेके 30 जून 2016 तक, इसको हम ईयर 2016 कहेंगे। इस तरह से 1 जुलाई 2015 से लेके 16 से लेके 30 जून 2017 तक के साल को हम 2017 कहेंगे। तो बेसिकली ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा लास्ट ईयर है, और ये उससे पिछला साल है। ठीक है जी, हम कह सकते हैं लास्ट ईयर -1 ये वाला ईयर। इस साल के बिल्कुल शुरू में 1 जुलाई 2014 को, यानी कि इस पूरे साल में इस एसेट की डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुई होगी। ठीक है, क्योंकि एसेट जो है ये आपने परचेज कर लिया था। स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर हम लोग इसको डेप्रिशिएट करते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स, 4 सालों के ऊपर इसकी डेप्रिसिएशन करते हैं। चलें, ये भी कैलकुलेशन में आसानी है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर है। तो देयर इज एन एरर जो आपने किया है, और वो एरर ये है कि आपने इस एसेट को रिकॉर्ड करना था एसेट के अंदर, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया है एक्सपेंसेस के अंदर। तो क्या करना होगा, हमें इसको ऐड बैक करना होगा अपने एसेट के अंदर, और एसेट के अंदर ऐड बैक करके हमें इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एन आइटम ऑफ द इक्विपमेंट, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance method टू स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, 2 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहला पॉइंट जो था वो तो था एक एरर, ये रहा। दूसरा था वो था जी
चेंज इन, आप जरा लोग सोचकर मुझे बताएं, जरा सोचें कि ये चेंज इन एस्टीमेट होगा या पॉलिसी होगा। सोचें जरा कि ये चेंज इन एस्टीमेट होगा या पॉलिसी होगा। बिल्कुल ठीक है, ये चेंज इन एस्टीमेट है, आपके जहन में बिल्कुल ठीक आया, ये चेंज इन एस्टीमेट है। हम लोगों ने एक एस्टीमेट लगाया था और वो चेंज किया है। तो चेंज इन एस्टीमेट होता है, उसके बारे में क्या आपके जहन में आना चाहिए, ये कि भाई इसकी हमने प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है, पास्ट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। 2017 के अंदर इन्होंने सोचा, तो ये इससे आगे ऑनवर्ड्स इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। In view of significant change in expected pattern of economic benefit from an item of equipment, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance method to straight line method. The equipment was purchased on 1 July 2015. पिछले साल परचेज हुआ था, कॉस्ट थी उसकी 80 million and having an estimated useful life of 5 years, residual value थी 16 million. ठीक है जी, the depreciation at the rate of 27.5% on reducing balance method is included in the above draft financial statement. तो बेसिकली पॉइंट 1 में वो किसी और आइटम की बात कर रहा है और पॉइंट 2 में वो किसी और आइटम की बात कर रहा है। इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एन आइटम, एक सेपरेट आइटम की बात कर रहा है, इसी सेम आइटम की बात नहीं कर रहा है जिसके अंदर कैलकुलेशन में फर्क है। तो जनाब उसने बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दी हैं और इन दोनों चीजों के अंदर से आपसे वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। पहला जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग, पहला जो है वो एरर है और दूसरा जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। वो आपको कहते हैं कि भाई एस्टीमेट चेंज करके बताएं। उसने कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस परटेन्स टू एमएल's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन 30 जून 2015। 30 जून 2015 का मतलब है कि जो 2015 की बैलेंसेस है वो भी दिए हुए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 650 मिलियन है, तो हम इसके आगे ही शायद चाहे तो लिख सकते हैं 650 मिलियन है, और रिटेन अर्निंग जो है वो 180 मिलियन की है क्लोजिंग, और हमें पिछले साल का 2015 का प्रॉफिट नहीं मालूम। अब जरा इस एरर को करेक्ट करने की तरफ चलते हैं। पहले तो एरर को समझना है, पॉलिसी तो आप चेंज कर लेंगे बहुत इजीली। देखिए एरर के अंदर क्या होगा, अगर ये करंट ईयर में एरर होता तो हम कहते हैं कि यार हमने एक रॉन्ग एंट्री कर दी है, और वो रॉन्ग एंट्री क्या की है, हम कहते हैं कि हमने एक रॉन्ग एंट्री कर दी है, और वो रॉन्ग एंट्री क्या की है, हमने रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड कर दी है मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसे किया था ना, हमने 36.5 मिलियन की पेमेंट की थी जो हमने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दी थी। ये रॉन्ग एंट्री है, इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, ठीक है जी, हमने इस एंट्री को करना है रिवर्स। हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और मेंटेनेंस अकाउंट क्रेडिट। मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 36.75 मिलियन और 36.75 मिलियन, ठीक है जी। और उस साल इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना होगा, उस साल इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना होगा। और ये करेक्टिंग एंट्री कौन से साल की है, 2015 की है, याद रखिएगा। जब हम इसे एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे तो हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 36.75 मिलियन, 36.75 मिलियन। फिर याद करें मैंने आपको कहा था ट्विन एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे ही आपका एसेट चेंज होगा आपकी डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। ट्विन एडजस्टमेंट्स होती थी दो, पहली एडजस्टमेंट एसेट के साथ ट्विन होती है उसकी डेप्रिसिएशन, दूसरी डेटर्स के साथ ट्विन होती है उनकी प्रोविजन। तो जब आपको कभी डेटर्स चेंज होंगे और उसने नहीं बताया होगा, फिर भी आपको अगर प्रोविजन की फिगर दी हुई है तो भाई चेंज तो करना है उसको। इसी तरह से एसेट की जो फिगर है उसने बताई हुई है, उसने ये बताया कि ये जो एसेट है स्पेसिफिकली ये डेप्रिसिएट हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर और उसकी यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है। इसका मतलब ये है कि ये एसेट जो है ये बाकी तो सारा का सारा डेप्रिसिएट हो रहा होगा, ये एसेट जो है बाकी तो सारा का सारा डेप्रिसिएट हो रहा होगा, लेकिन सिर्फ इसका ये जो 36.75 मिलियन का आपने ऐड किया है ये डेप्रिसिएट नहीं हो रहा होगा। क्या ख्याल है, एसेट बाकी तो सारा डेप्रिसिएट हो रहा होगा, लेकिन ये एसेट के अंदर जो एडिशन हमने की है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है।
तो हम लोग एंट्री करेंगे क्या, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री होनी चाहिए ना। और हम लोग इसको 36.75 मिलियन को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9.18 शायद आएगा। 36.75 डिवाइडेड बाय 4, 9.187, तो 9.19 मिलियन की डेप्रीसिएशन जो है ये भाई साहब इस साल चार्ज होगी। लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, आपने अभी तो कहा है कि 2015 का प्रॉफिट और अकाउंट, इनकम और एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके होंगे, और 2015 का ना तो ये मेंटेनेंस एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद होगा और ना ही ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट मौजूद होगा। तो क्या करें, सिंपल सी बात है, ये सारे अकाउंट्स इकट्ठे होकर किधर चले गए होंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर। तो आप इनकी जगह पे रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट डेबिट किया करेंगे, क्या समझेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट डेबिट किया करेंगे। जो चीजें आपस में कट रही हैं उनको काट देते हैं, ये कैश है और ये कैश है, ये कट रहे हैं आपस में, उनको काट देते हैं, ठीक है। और हम लोग इनकी फाइनल एंट्री बनाते हैं। फाइनल एंट्री क्या बनेगी, रिटेन एसेट जो है, सबसे पहले डेबिट वाली साइड पे देखते हैं, एसेट डेबिट हो रहा है 36.75 मिलियन से, तो हम यहाँ पे एसेट जो है उसको डेबिट कर देंगे। एसेट डेबिट हो रहा है 36.75 मिलियन से, ठीक है जी। इसके बाद क्या हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट एक दफा डेबिट हो रहा है, एक दफा क्रेडिट हो रहा है, तो रिटेन अर्निंग्स के अंदर जो टोटल इंपैक्ट आएगा वो आएगा 36.75 क्रेडिट माइनस 9.19 डेबिट, यानी कि 27.56 मिलियन का इंपैक्ट जो है वो रिटेन अर्निंग में आएगा। तो रिटेन अर्निंग के दोनों अकाउंट्स भी निकल गए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका जो है वो एडजस्ट होगा 9.19 मिलियन से। तो इसको चेक भी कर लेते हैं, 9.19 लिखना पड़ेगा, ये 9.19 मिलियन। जनाब ये आपकी करेक्टिंग एंट्री हो गई है 2015 में। 2015 में जितने भी इंपैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से करेक्शन ऑफ एरर में निकाला था वैसे निकाल लिए। सिर्फ एक फर्क है कि ना कोई इनकम का अकाउंट इस वक्त बचा हुआ है, ना कोई एक्सपेंस का अकाउंट इस वक्त बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग का अकाउंट बचा हुआ। हम लोगों ने ये कहा कि पिछले किसी भी साल में एरर हुआ हो, हम लोग उस साल के एरर के अंदर एडजस्टमेंट्स करेंगे। एसेट को डेबिट कर दिया 36.75 मिलियन से, रिटेन अर्निंग्स 27.56 मिलियन से क्रेडिट हो गई, यानी कि बढ़ गई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9.19 मिलियन में इंपैक्ट हो गया उसका, ठीक है जी। तो अब बताना ये चाहता हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो करंट ईयर का हो या पिछले किसी साल का हो। पिछले सालों में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि आपने जो चेंजेस करनी है उसमें कोई इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट है, तो वो क्योंकि क्लोज हो चुका है, तो फिर उसकी जगह पे हमने वो वाला अकाउंट डालना है जिसमें वो अकाउंट्स क्लोज हुए, ठीक है जी। तो इस वक्त आपका इस साल का जो करेक्शन है वो ये है कि आपने 2015 के अंदर जो फाइनल एंट्री है वो ये बनेगी आपकी कि आपने 2015 में इसको रिकॉर्ड कर लेना है, रॉन्ग एंट्री को हमने रिवर्स किया। अब जरा देखिए 2016 में क्या होगा। 2016 में कुछ नहीं होगा, कोई एरर नहीं था इसका। 2016 में सिर्फ और सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। तो 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देना है, विच इज 9.19 मिलियन। अगेन 9.19 कैसे आया, आपको पता है कि
आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर है, तो जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन है वही इस साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन है वही इस साल की डेप्रिसिएशन है 9.19 मिलियन, ठीक है। अब आपको पता है कि लास्ट ईयर की फिगर्स आप प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लास्ट ईयर की फिगर्स आप प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपने लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को बढ़ा देना है। ये आपके पास अकाउंट्स में नजर आ रही होगी फिगर डेप्रिसिएशन, आपने कंपैरेटिव फिगर्स लिखते हैं ना, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन उसके साथ पिछले साल की डेप्रिसिएशन लिखते हैं, तो जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन है उसमें आपने ये लिख लेना है। सिमिलरली 2017 के अंदर भी यही होगा जी, डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 9.19 9.19। जब आपको करेक्टिंग एंट्रीज पता चल गई है किसी भी एरर की, अब आपके लिए आसान है। सवाल ये था, उसने कहा था कि करेक्ट बैलेंस ऑफ पीपीई रिटेन्ड अर्निंग्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो करेक्ट बैलेंस, हम लोग इसकी जो एंट्री है या इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ इस तरीके से करेंगे, जरा गौर से सुन लें कि करेक्ट बैलेंस ऑफ पीपीई रिटेन अर्निंग एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर आपने 3 साल प्रेजेंट करने होते हैं, 2017, 2016 और 2015, ठीक है जी। हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि पीपीई का बैलेंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है 2015 में कितना था, 650, कितना था 2015 में, यहाँ पे लिख रहा हूं 2015 के अंदर क्या था इसका, 250 था। 2015 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट के अंदर कुछ एंट्री हुई है, तो जवाब है, देखिए ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होता है ये नेट होती है, फिगर्स नेट होती है, नेट है ना। नेट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है ये। तो अगर आप 2015 की बात करें तो 2050 का बैलेंस था, इसमें क्या हुआ, इसमें एसेट डेबिट हुआ। 2015 की फिगर्स की बात करें तो एसेट में इंक्रीज हुआ है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीज हुआ है, तो ये हम एसेट में से माइनस करेंगे, तो 336.75 और 9.19 मिलियन का इम्पैक्ट आया है 2015 में। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 36.75, ये वो है एडिशन जो कि आपने एंट्री की है एसेट डेबिट, और इसमें से माइनस करेंगे 9.19, क्योंकि आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो इंक्रीज हुई है, और ये जो 250 है ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो सिंपल था, हमने क्या किया, हमने पिछले साल की फिगर पकड़ी, उसमें जो एंट्रीज हमने आइडेंटिफाई की थी वो हमने एडजस्ट कर दी, तो ये बना जनाब 250 प्लस 36.75 माइनस 9.19, तो आपका बना जी 277.56 फॉर द ईयर 2015, 277.56। अगला सवाल, 2016 की पीपीई 612 की है, इसमें कोई चेंज है, जी बिल्कुल है, इसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। तो 2016 की डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो ये है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो 612 की है, ठीक है। अब 2016 में देखिए डेप्रिसिएशन के अंदर एक एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9.19, तो 9.19 इसमें से भी तो माइनस करके लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि इसमें एक एसेट था जो हमने ऐड किया था, उसकी वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गई, तो हम 2016 के अंदर 612 माइनस 9.19 करेंगे, 612 माइनस 9.19 602.81, और 2017 के अंदर भी ऐसे ही होगा, 2017 का जो भी बैलेंस था, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा कि 2016 के अंदर जो एरर है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी इसमें शामिल करना होगा, यानी कि ये जितने भी चेंजेस हैं ये हर साल आएंगे, यानी कि 612 के अंदर ये वाला चेंज भी आएगा 36.75 माइनस 9.19 का, और इसके अंदर इस साल की भी अपनी डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी। तो बेसिकली करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है 2016 की, उसमें 612 माइनस 36.75 माइनस 9.19 माइनस 9.19,
ये बनेगा 556.87। 556.87। देखिए एक एरर है जो पिछले साल था, इसका मतलब ये है कि वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शामिल नहीं है और हर साल के बैलेंस में वो शामिल नहीं है। जब हम लोग पिछले साल की फिगर के अंदर ये दो चीजें एडजस्ट करेंगे, ये वाली, तो फिर ये हमारे अगले साल के बैलेंस में भी एडजस्ट होनी चाहिए और उसके साथ इस साल की जो चीज एडजस्ट होनी थी वो भी आ जाएगी। तीसरे साल फिर दोबारा ऐसे ही होगा कि 700 मिलियन रुपीज इन मिलियन है, तो इसमें हम लोग पहले साल की चीज भी एडजस्ट करेंगे क्योंकि वो अभी तक गलत चली आ रही थी। दूसरे साल की चीजें भी एडजस्ट करेंगे और इस साल की चीज भी एडजस्ट करेंगे, चौथे साल की डेप्रिसिएशन भी 9.19। तो हमारे पास ये जो तीसरे साल की जो फिगर है वो कुछ करेक्ट होके 709.18 बन जाएगी। क्या समझे? क्या ये चीज समझ आई है कि पिछले सालों की सारी एडजस्टमेंट भी इन फिगर्स में करनी होगी जब तक वो फिगर ठीक नहीं हो जाती, और करंट ईयर की भी सारी एडजस्टमेंट इसमें करनी होगी। क्या ये बात समझ आई है कि एक एरर जो था वो जब तक ठीक नहीं होगा उसके बाद वाले सारे सालों में वो एरर ठीक करना पड़ेगा। देखिए अगर हम 2015 के क्लोजिंग बैलेंस को 2016 को ओपनिंग बैलेंस बनाते, यानी कि हम यहाँ पे 612 से स्टार्ट करते, 612 की बजाय 677.56 से स्टार्ट करते, तो फिर तो ठीक था कि भाई ये 677 के अंदर चेंजेस आ गई। लेकिन आपको पता है कि फिगर्स फर्क है और इसमें बाकी फिगर्स हमें नहीं पता। 650 से 612 कैसे होगा वी डोंट नो, 650 से 612 कैसे होगा वी डोंट नो। हमने 612 की फिगर पकड़नी है और उसी में वो सारी चीजें करेक्ट करनी है। मार्वलस लिमिटेड के क्वेश्चन में आगे चले, ये हम लोगों ने पीपीई की फिगर को एडजस्ट किया है। हमने कहा कि पहले साल जो चेंज थी, क्योंकि जो एरर था वो पहले दूसरे तीसरे हर साल में था, तो हमने पहले साल ठीक किया, फिर दूसरे साल उसका इम्पैक्ट ठीक किया और उसमें जो मजीद एडजस्टमेंट थी वो कर दी। फिर हमने तीसरे साल पिछले सालों की सारी एडजस्टमेंट सी की और उसके बाद मजीद उस साल की एडजस्टमेंट हमने रिकॉर्ड कर दी। तो हम लोगों ने बेसिकली पीपीई की फिगर के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई थी उनके अंदर कैलकुलेशंस किए। मूविंग फॉरवर्ड रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स आपके प्रॉफिट्स होते हैं, उसके अंदर आपने एडजस्टमेंट्स करनी होती है। रिटेन अर्निंग जो है वो है जनाबे वाला आपका 180, 240 और 275। 180, 240 और 275। 2015, 16 और 17। 2015, 2016 और 2017। ठीक है जी, 2017 इधर लिख लेते हैं, 2016 यहाँ पे लिख लेते हैं और 2015 यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद इनकी फिगर्स नीचे लिख देंगे। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग की अगर हम बात करें तो हमने जो करेक्टेड एंट्री देखी थी उसके अंदर हमने सोचा था कि रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो है वो हमारे पास नहीं है मौजूद, तो हम रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ये एडजस्टमेंट्स करेंगे 27.56 मिलियन की। तो हम 2015 के रिटेन अर्निंग में 27.5 मिलियन की एडजस्टमेंट करेंगे, 16 में भी करेंगे और 17 में भी करेंगे। तो हमारी जो एडजस्टमेंट होगी 2015 में वो होगी 27.5 मिलियन की एडजस्टमेंट। 2016 का जो बैलेंस है देखिए, इसके भी ओपनिंग बैलेंस के अंदर 27.5 मिलियन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो 2017 के बैलेंस के अंदर भी 27.5 मिलियन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये एरर ठीक नहीं होगा उस साल तक हमारे ये वाली फिगर भी खराब है, ये वाली फिगर भी खराब है। तो जो जो फिगर्स खराब है जिनके अंदर उसका इम्पैक्ट नहीं है उन सारी फिगर्स के अंदर इम्पैक्ट लेना होगा। इसी तरह से 2016 के अंदर डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो 9.19 मिलियन, ये आपने रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करना है। ठीक है जी, तो 9.19 मिलियन की डेप्रिसिएशन जो है ये आप रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट करेंगे। आपने डेप्रिसिएशन है रिटेन अर्निंग में से माइनस होगी 9.19। देखिए गौर से देख लीजिएगा, रिटेन अर्निंग जो है वो क्रेडिट हो रहा था यहाँ पे तो हमने ऐड किया है, लेकिन जब रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा होगा तो आपने उसको माइनस करना है 9.19 मिलियन से।
तो ये तो जनाब 2015 की डेप्रिसिएशन, सॉरी 2015 में तो हमने एडजस्टमेंट कर ली हुई है, 2015 में एडजस्टमेंट कर ली है। 2016 की जो डेप्रिसिएशन है वो हम लिखेंगे -9.19 मिलियन, और 2017 के अंदर भी -9.19 मिलियन हमें लिखना होगा। तो 2016 भी क्लोज हो जाएगा। देखिए 2016 की एडजस्टमेंट कर ली वो भी क्लोज हो गया, 2015 की एडजस्टमेंट कर ली वो भी क्लोज हो गया। अब 2017 की एडजस्टमेंट करते हैं। 2017 के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो है जी -9.19 मिलियन, तो 2017 का भी जो बैलेंस है वो क्लोज हो जाएगा। जहां तक बात है 180 मिलियन, इसमें से हमने माइनस करना है प्लस करना है 27.5, 180 प्लस 27.5, 240 प्लस, और ये प्लस करना है इसमें 180 प्लस 27.5, 207.5, ये बनता है 2015 का 207.5। इसी तरह से 240 प्लस 27.5 माइनस 9.19 डेप्रिसिएशन 465.81, 465.81, और 2017 का क्या है जी 275 प्लस 27.5 माइनस 9.19 माइनस 9.19, बोले तो ये बना 284.12। तो ये जनाब हमारे पास फिगर्स आ गई हैं रिटेन्ड अर्निंग्स की। तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, वो भी इजी है। आपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है जी, वो 2016 और 15 का करना है। 2016 2015 प्रॉफिट एंड लॉस की करंट फिगर जो है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है वो है जी 65 और 85। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड लॉस फॉर द ईयर 65 और 85, और इसमें बिल्कुल आपने सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी 9.19 और 9.19, क्योंकि इसमें पिछले सालों की डेप्रिसिएशन नहीं होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है। तो आप बस इसमें से ये माइनस करेंगे 65 माइनस 9.19, ये बना जी 55.81, 55.81, और 85 माइनस 9.19 ये बना 75.81। ये भी गौर से देख लीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो सिर्फ उसी साल का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसमें कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई कहे ना कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर बताइए, तो उसमें 2016 में सिर्फ 2016 के प्रॉफिट्स के इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और 2015 में सिर्फ 2015 के प्रॉफिट के इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ये तो था जी फिगर रीस्टेट करना। फिगर रीस्टेट करना था तो हमने हर फिगर को के अंदर जो है वो इम्पैक्ट डालना है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसके अकाउंट के अंदर ये जो बैलेंसेस आए हैं 65 और 85 प्रॉफिट एंड लॉस के जो बने हुए हैं, इन बैलेंसेस के अंदर पिछले सालों का कोई इम्पैक्ट शामिल नहीं होता। आप देखें ना हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अलग से बनता है, वो फिर क्लोज हो जाता है। तो हर ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें पिछले सालों का इम्पैक्ट नहीं करना, सिर्फ उसमें उसी साल की कैलकुलेशंस करनी है 9.19 और 9.19। ये जो 9.19 ऊपर है ये 2017 की डेप्रिसिएशन है, और 9.19 जो है नीचे वाला ये 2016 की डेप्रिसिएशन है। दोनों फिगर्स सेम आ रही हैं, लेकिन इन दोनों की नेचर में फर्क है। ये वाली जो है ये 2017 की डेप्रिसिएशन है, ये वाली जो है ये 2016 की डेप्रिसिएशन है। ये फर्क पता है कहाँ पे आएगी? ये डिफरेंट आएगी 2000 उस कैलकुलेशन में जहां पे एसेट जो है वो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है जी। तो बेसिकली जनाब अगर मैं रिपीट करने की कोशिश करूं तो हम करते कोई नई बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ वही करेक्टिंग एंट्रीज आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमारे जहन में करेक्टिंग एंट्रीज बन जाए तो फिर हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। हम एरर्स को ठीक करना है, बस सिर्फ एक फर्क है वो ये कि पिछले ईयर्स का, पिछले सालों का जो आपका जो प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन नहीं होते, इसलिए पिछले सालों के प्रॉफिट और लॉस की जितनी एडजस्टमेंट्स है वो हम रिटेन अर्निंग्स में करेंगे। पिछले सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो चुके होते हैं, ठीक है, इसलिए उसका इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग्स में करेंगे। और दूसरी चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब आपको फिगर्स अपडेट करने के लिए कहे तो रिटेन अर्निंग्स वगैरह के अकाउंट्स में पिछलों से ओपनिंग अगलों में एडजस्ट नहीं करना है। आपने हर साल की फिगर दोबारा से पकड़नी है और उसमें सारे जितने चेंजेस हुए हैं करंट ईयर में और पिछले सालों में उसका इम्पैक्ट कम्युलेटिव इम्पैक्ट ऐड करना है या लेस करना है। तो ये जो समझ है बात है, अगर आपको समझ आ गई है तो बड़ा जबरदस्त हो गया। इसके अलावा पॉइंट 2 जो है, in view of significant change in the expected pattern of economic benefit from an item
तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोगों ने चेंज किया है। तो जी आज की डेट से चेंज किया है, तो पास्ट में उसकी जो भी डेप्रिसिएशन है, मतलब इस साल जो उसकी डेप्रिसिएशन हमने स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज की होगी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लें कितनी कैलकुलेट की होगी, और स्ट्रेट लाइन मेथड से उसकी कितनी डेप्रिसिएशन बनेगी अब, तो उससे ऑनवर्ड हम लोग जो है ना वो उसकी डेप्रिसिएशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चेंज करने वाला पॉइंट मैं आपको नहीं करवा रहा, वो रेलिवेंट नहीं है, ये ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है जी, सो दिस वाज द क्वेश्चन, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। ये आपकी बहुत ही बेसिक्स, जबरदस्त बेसिक्स डिजाइन करेगा। मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर से ना ये पॉइंट 2 डिलीट ही कर दें, आप सिर्फ पॉइंट 1 को समझें, और पॉइंट 1 जो है इसी को करना है अब आपने, पॉइंट 2 को छोड़ दें। पहले आप एरर को समझें कि एरर कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद आप जो है ना कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोगों ने मार्वलस लिमिटेड का क्वेश्चन किया जी। मार्वलस लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने एक एरर को समझा है, जो कि मोस्टली आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, एसेट से रिलेटेड होता है कि एसेट की डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हो गई है, एसेट या एक्सपेंसेस के अंदर कोई चीज गलत रिकॉर्ड हो गई है, या इसके अलावा ये होता है कि जी हम लोगों ने कोई एसेट है उसको मिसक्लासिफाई किया हुआ था। तो ये तीन बड़े मेन एरर्स होते हैं, इन तीनों में इसी तरह से करना है आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इसकी कुछ प्रैक्टिस भी होगी, ये नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर ये प्रैक्टिस है। अब हम बात करते हैं जी, एक छोटी सी बात है एसेट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है जी, स्टॉक से रिलेटेड बात है। अब हम दूसरा पॉइंट करने लगे हैं, जो कि मोस्टली आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और यही दो सवाल आप समझे कि 95% ऑफ द टाइम यही दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, एसेट से रिलेटेड या इन्वेंटरी से रिलेटेड। अच्छा जी, इन्वेंट्री के अंदर जो है वो बात जो समझने की है वो ये है कि अगर इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एरर होगा, इफ देयर इज एन एरर, इन्वेंट्री के अंदर अगर कोई एरर है, तो वो आपका 2 ईयर्स में इंपैक्ट उसका शो होता है। ठीक है, उस एक फिगर का इंपैक्ट जो है वो 2 सालों में होगा। इसका क्या मतलब है? अगर आप गौर से देखें, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं, तो आपके पास वो कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं? आप कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाता है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी जीपी, और जीपी के अंदर से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इनकम्स ऐड करते हैं, अदर इनकम्स जो होती हैं, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाता है, पीबीआई। अब अगर आप गौर से देखें तो किसी भी एक साल की प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो दैट इज इक्वल टू द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। ऐसे ही है ना, एक साल का जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। अच्छा जी, अब इसका ये मतलब है, अगर फर्ज करें कि करंट ईयर जो है वो है 2019 और लास्ट ईयर है 2018, तो 2018 के क्लोजिंग स्टॉक में अगर इशू हुआ तो वो 2018 के प्रॉफिट को इंपैक्ट तो करेगा ही करेगा, बट एट द सेम टाइम वो 2019 के प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगा। ठीक है, कोई एक प्रॉफिट जो होता है, जो कोई एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो है वो दूसरे साल के प्रॉफिट को भी, उससे अगले आने वाले साल के प्रॉफिट को भी एडजस्ट करती है। यानी कि अगर ओपनिंग में एरर होगा तो क्लोजिंग में भी एरर होगा। अब अगर आप एक सिंपल सा रिलेशन याद रख लें तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी। पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है कि क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 इयर्स के, 2 सालों के स्टॉक्स आते हैं, पिछले साल के स्टॉक के सही या गलत होने से अगले साल के स्टॉक के सही या गलत होने पे इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक है जनाब, याद रखिएगा प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप होता है? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये चीज आपने याद कर लेनी है। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक्सप्लेन करने की बजाय इसको अगर आप ज़हन नशीन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जितना ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी और उतना ही आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो स्टॉक बढ़ा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई, प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। अगर हम लोग इन दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप देखें तो ये है कि स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। स्टॉक कौन सा? क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह से अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्योंकि वो माइनस हो रहा है तो ये कम हो जाता है, ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के कम होने से प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें, ओपनिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। शायद मैंने पहले उल्ट बता दिया था, अब याद कर लें। अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए सिंपल याद कर लें कि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे लिए फेवरेबल बात है कि अगर हर चीज सेम हो और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कुछ बढ़ जाए तो हमारे पास ज्यादा चीजें आ जाती हैं बेचने के लिए। हालांकि और ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो तो हमारा यूज हो चुका होता है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को समझ लें कि इसका प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड जो ओपनिंग स्टॉक होता है इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया, ओपनिंग स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सही है जी। तो स्टॉक से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स आपके पास आती हैं और वो एडजस्टमेंट्स हम लोग देखते हैं। कभी कभार एडजस्टमेंट्स के साथ साथ वो हमें कोई भी स्टेटमेंट बनाने के लिए दे सकता है। तो हम बिल्कुल एक एग्जांपल में ये भी कर लेंगे कि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है और उसके अंदर सिर्फ स्टॉक्स का एक एरर है। क्वेश्चन को जरा गौर से देखते हैं, बहुत ही छोटा सा सवाल है। DEF इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2017। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज एज फॉलो। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। 2017 है तो 2015 से स्टार्ट होगा, 15 से 16 एक साल होगा और 16 से 17 दूसरा साल होगा। तो उसने वही किया है। अगर आप गौर से देखें तो 2015 से 16 वाला जो साल है इसमें उसने बताया कि 500 का शेयर कैपिटल है, 50 का शेयर प्रीमियम है, 90 की रिटेन अर्निंग है, साल का प्रॉफिट बना 150 का, और बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016 बना 550 और 240। ठीक है जी, टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आप इसे इग्नोर कर दें। डिविडेंड की बात करें तो 2017 में आपने डिविडेंड दिए हैं, 2016 वाले होंगे, ये बेसिकली फाइनल डिविडेंड होंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड हुआ और बैलेंस एज एन 31 दिसंबर 2017 हुआ 550 और 525। यानी कि अगर हम लोग पिछले साल के प्रॉफिट की बात करें तो वो 150 है और इस साल के प्रॉफिट की बात करें तो वो 385 है। सवाल यह है कि DEF हैज नाउ डिस्कवर्ड एन एरर इन इट्स इन्वेंटरी वैल्यूएशन। उनको एक एरर नजर आया, हो सकता है उनके सॉफ्टवेयर में एरर हो जिसकी वजह से एरर इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो है वो डिफरेंट हो रही है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एक एरर उसने आइडेंटिफाई किया। इन्वेंटरी वाज ओवरस्टेटेड। इन्वेंटरी जो थी ओवरस्टेटेड थी 31 दिसंबर 2017 पे, यानी कि आपने जो अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी थी उसका जो इंपैक्ट देखा तो वो ओवरस्टेटेड था एंड बाय 60,000। दूसरी बात यह है कि इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड थी 60,000 से 31 दिसंबर 2016 पे।
ठीक है जी, 31 दिसंबर 2016 पे ओवरस्टेटेड थी। प्रिपेयर द न्यू स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तो बेसिकली इसमें इसने जो एरर है उसको बताया है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, ठीक है। कर सकते हैं हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री, ठीक कर सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग एंट्री इसकी क्या होगी, हम लोगों ने बात की थी कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओवरस्टेटेड होता है। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक जब ओवरस्टेट होगा तो वो आपका इम्पैक्ट डालेगा, आपने उसको क्रेडिट करना है, क्लोजिंग स्टॉक कम करना है, ठीक है जी। तो पहले हम लोग 2017 की बात करते हैं कि 2017 में आप क्या एंट्री करेंगे। 2017 में आप एंट्री करेंगे, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवरस्टेटेड है 70,000 से, यानी कि बढ़ गया है, तो इसको कम करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 70,000 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करना पड़ेगा 70,000 से। 2017 है तो बेसिकली ये प्रॉफिट फॉर द ईयर ही होगा, इसको एडजस्ट कर लेंगे 70,000 से, ठीक है जी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी 70,000 से। हमने स्टॉक को कर दिया क्रेडिट, प्रॉफिट को कर दिया डेबिट। जब प्रॉफिट डेबिट होता है तो कम होता है ना, यही बात मैंने आपको उधर बताई है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो देखिए यही काम नहीं किया आपने, हमने स्टॉक को 70,000 से जब क्रेडिट किया तो हमारा प्रॉफिट भी 70,000 से कम हो गया। तो अगर हम बात करेंगे वर्किंग्स की, तो बेहतर तो ये है कि हम इसकी बनाएं वर्किंग, ठीक है। अब जरा अकाउंटिंग एंट्री से ज़हन निकाल के हमें थोड़ा सा गौर से सोचना होगा। हम लोग बात करते हैं जी प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट 2017 और 2016 का अगर हम बात करें तो क्या बनेगा जी। एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016 का प्रॉफिट है 150 और 2017 का प्रॉफिट है 385। अब क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक 2017 का जो है इसमें एरर था 70,000 का। तो हम लोग यहाँ पे उस एरर को एडजस्ट करेंगे वर्किंग बना के। हम कह सकते हैं भाई कि एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो हम प्रॉफिट को भी रिड्यूस करेंगे। तो 70,000 2017 में माइनस होगा। इसी तरह से 2016 की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 और 2016, तो गौर से देखिएगा जरा। उसने कहा कि 2016 का भी जो स्टॉक है वो 60,000 से ओवरस्टेटेड था, तो 2016 के क्लोजिंग स्टॉक को यहां से एडजस्ट कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका इस साल भी इंपैक्ट होता है। आप ये समझ लें कि जो पिछले साल का जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो इस साल पॉजिटिव हो जाएगा, या जो पॉजिटिव इंपैक्ट पिछले साल का होगा वो इस साल नेगेटिव हो जाएगा। देखिए आपने ये बात की है 2017 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ओपनिंग स्टॉक 60,000 से ओवरस्टेटेड था। तो 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है जो 60,000 से ओवरस्टेटेड था, इसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है जी। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को रिड्यूस करेंगे। जब रिड्यूस करेंगे तो इसका ओपनिंग स्टॉक का आपको पता है प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, बजाय इसके कि आप बहुत सारे रट्टे लगाएं, आप सिर्फ ये याद कर लें कि प्रॉफिट जो होते हैं इसका ओपनिंग स्टॉक के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है और क्लोजिंग स्टॉक के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अब अगर आप ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रहे हैं तो आपका क्लोजिंग, आपका जो प्रॉफिट है ओपनिंग स्टॉक के साथ क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, या ओपनिंग स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसा कि इस केस में है कि 60,000 से हम कम कर रहे थे क्लोजिंग स्टॉक 2016 का, और वही हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है 2017 का, तो वो उसमें आपने ऐड कर दिए। या इसको सिंपल मेमोराइज करने के लिए आप कर सकते हैं कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का याद रख लें कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पहले पिछले साल की कैलकुलेशन कर लें और अगले साल वही अमाउंट लिख दें उसका साइन चेंज करके, सिंपल, ठीक है जी। तो प्रॉफिट में हम लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है।
अगर हम बात करें 2016 तो इसमें से 60 माइनस किया तो प्रॉफिट 90 का बनता है, और 2017 की अगर हम बात करें तो इसमें से टोटल कुल हमें 10 माइनस करना पड़ेगा तो 375 का प्रॉफिट बनता है। ठीक है जी। तो बेसिकली जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो आप यही वाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दोबारा बना लेंगे, सिर्फ इसमें रिटेन अर्निंग का कॉलम चेंज होगा, सिर्फ इसमें रिटेन अर्निंग का कॉलम चेंज होगा। तो मैं सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वही फॉर द ईयर एंडेड, कंपनी का नाम वगैरह सारा कुछ, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स। अगेन बता रहा हूँ कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग के कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, रिटेन अर्निंग में चेंज आएगा। हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 90 का है। ठीक है जी। तो रिटेन अर्निंग में ओपनिंग बैलेंस आ गया 90 का। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो बुक में तो लिखा हुआ है 150 का, यानी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 150 का, लेकिन अब हमने उसमें करेक्शन किया तो हमारे पास आंसर आया 90। तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर इसमें ऐड करेंगे 90 का, तो ये टोटल बन जाएगा 180। फिर इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2017। 2017 में सबसे पहले हम लोग डिविडेंड माइनस करेंगे, डिविडेंड की फिगर पे कोई चेंज नहीं आएगा, डिविडेंड इज 100 और डिविडेंड जाइए -100 होगा। और इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो क्वेश्चन में तो 385 लिखा हुआ था, लेकिन हमने करेक्टेड वाला लिखना है 375। तो आपके पास जनाब ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 100, यानी कि 80 का 375 में 455, आई थिंक 455। बाकी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के कॉलम्स वैसे ही बनाने हैं जैसे हैं, इनमें कोई चेंज भी नहीं है। अगर आप वार से देखें तो 550 ओपनिंग आ रहा है, बना ही देता हूँ, आप सोचेंगे सर क्या टाइम बचा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बनेंगे 500 और 50, और इस साल भी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, तो ये रेंट पे बने 500 और 50। ठीक हो गया भैया। तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो हमने करेक्ट करके बनाई है। अब ये सिंपल है, जितने भी एरर्स हैं उन एरर्स का इम्पैक्ट जो है वो, उन एरर्स का जो इम्पैक्ट है वो आपने कैलकुलेट करना है और आपने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन याद कर लें कि ये प्रॉफिट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए जिससे कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा हो तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो दो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको अलग अलग करवाई हैं, एक एसेट की और एक स्टॉक की। एक एसेट की और एक स्टॉक की, ये दोनों एडजस्टमेंट आप लोगों ने करनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज।